जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो हम डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं वो जीएस 3 का डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन हमारा सीरीज चल रहा है वो जो रिसेंटली 2024 में यूपीएससी ने मेंस के एग्जाम जो कंडक्ट करा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। किसके लिए? 2025 के लिए। जो स्टूडेंट 2025 में अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के बाद ही मेंस का स्टेज आता है। स्टेज उसके बाद जब आपका मेंस भी क्लियर होता है तब आप इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया था, फिर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया। वो सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप एक्सेस करके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में GS 1 GS 2 कंप्लीट कर लिए। अभी हम GS 3 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन 4 रहने वाला है। ऑलरेडी इसके भी 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। यूपीएससी किस पैटर्न में एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिलेबस क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अभी न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या प्रिपरेशन अच्छे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, बेसिक सॉरी एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते, जो बेसिक स्ट्रैटेजी की नॉलेज है आप उसको स्किप करके मेन आंसर से आप देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का जो मेन पेपर होता है तो वो 3 स्टेजेस में लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको प्लानर भी गाइडेंस के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यूपीएससी का जो अगर हम बात करें तो जो टेंटेटिव मंथ्स होते हैं, यानी कि अनुमानित, तो जो अगर हम महीने की बात करें तो फरवरी में यूपीएससी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देती है। इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मई के अंदर में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज है। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको जीएस एंड सी सेट का पेपर देखने को मिलेगा। फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आपका इंटर होता है किसमें? सेकंड स्टेज में, जिसमें मेंस का पेपर होता है। मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, बाकी मेरिट पेपर होते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तब आप पहुंचते हैं थर्ड स्टेज में, जो कि इंटरव्यू होता है। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होता है, पहला है हमारा जीएस, दूसरा होता है सी सेट। जो GS 1 का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के, और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको क्या लाना होता है? कट ऑफ लिस्ट में शामिल होना होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है करेंट अफेयर, यानी कि जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो। दूसरा पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों रहता है, और साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी रहता है। अगर आप 1997 से लेकर के अप्रॉक्स, अगर आप 2021 तक के भी पेपर एनालाइज करो तो इसमें 191 से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा जाता है इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से, जिससे में फिजिकल जियोग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों लेवल पे पूछा जाता है। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है और बेसिक ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है तो आप 6 से लेकर के 12 तक की ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी की। उसके बाद पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी और जो भी राइट इशू है ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ये वाले अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, इसमें हमने टोटल 300 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो डिस्कस करा है, प्लेलिस्ट में अपलोडेड, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद पूछा जाता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इंटेंटिव, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जनरल इशू, जो कि इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके लिए आप करंट अफेयर एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हो, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 जो भी जनरल साइंस है वो पूछा जाता है किसमें? GS 1 में। उसके बाद आता है सी सेट का पेपर। सी सेट में
80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कंपैरिजन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी क्लास 10th तक के लेवल के लिए पूछा जाता है। जो भी ग्राफ्स है, टेबल्स है, डाटा सफिशिएंसीज है, ये सारी चीज़ें 10th लेवल तक पूछी जाती है। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग आपका कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजंस मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है सी सेट में। उसके बाद जब आप सी सेट क्वालिफाई करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आप 110 से लेकर के 120 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पाओगे। तो मतलब आपका एवरेज जो टारगेट होना चाहिए वो प्रीलिम्स में 110 से 120 मार्क्स गेन करने का होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस में क्वालिफाई एंटर करोगे, तो उसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे क्वालिफाइंग के, पेपर 1, पेपर 2, मतलब ए और बी, दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। एक होगा आपका इंग्लिश का पेपर होगा, दूसरा जो कंपलसरी पेपर होता है, तो हमारे 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी जो 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेगी, उनमें से आप कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकते हो। हिंदी चुन सकते हो, मराठी चुन सकते हो, जो भी आप 22 लैंग्वेज के अंदर आपको लैंग्वेज है, उनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज। उसके बाद आता है आपका मेरिट पेपर। मेरिट में आपको टोटल 7 पेपर देखने को मिलेगा, 7। इन 7 पेपर में से जो 5 पेपर होता है वो आपको ऐसे जीएस का और 2 पेपर ऑप्शनल देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे पहला जो पेपर होता है वो होता है ऐसे का। ऐसे का पेपर 250 नंबर का होता है। ऐसे के बाद पेपर जो दूसरा होगा वो होगा GS1, ये भी 250 नंबर का होगा, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। GS2 पेपर 3 में अगर बात करते हैं, जो GS2 का पेपर होता है, ये भी 250 मार्क्स का होगा, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है। फिर आता है पेपर 4 GS3, ये भी 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से टॉप क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो पूछा जाता है। GS4 पेपर 5, GS4 का जो पेपर होता है, जिसे हम एथिक्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपका 250 नंबर का होता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पूछा जाता है। बाकी अगर आपने जो भी ऑप्शन चुना है उसी सेम सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, दोनों होते हैं 250 मार्क्स के। तो जो भी आपने ऑप्शनल चुना उसके हिसाब से, तो टोटल जो आपका मेंस का पेपर होता है 1750 का होता है। इसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। जब आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करके आते हो तब इंटरव्यू सिलेक्शन होता है, तब आप लावासना जाके आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करने में और सिलेबस जानने में हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं मेन आंसर, जो कि है हमारा डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या जब हम प्रैक्टिस मतलब सॉरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या हमें तभी से ही पेपर सॉल्व PYQS सॉल्व स्टार्ट कर देना चाहिए? तो नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सिलेबस एनालाइज करना है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपका डिसीजन हो जाएगा कि अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस एनालाइज करना है। ओवरऑल मैंने सिलेबस तो ऊपर ही बता दिया। सिलेबस एनालाइज करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, दोनों, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। इसको एनालाइज करने के बाद आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आपको मूव करना है स्टैंडर्ड बुक पे। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, तब आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है। चाहे आप बेशक एनसीईआरटी ही लेवल पे करो, बट तब आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है। अगर आप फिर भी लगता है कि आपको थोड़ा और पढ़ के आंसर राइटिंग करना है, तो जब आपका 40% से 50% सिलेबस आपकी कंप्लीट हो जाए, तब आपको मॉक टेस्ट,
सिलेबस, मॉक टेस्ट, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के मेंस के लगाने, अटेम्प्ट करने, फिर स्टार्ट कर देना है। साथ साथ में कोई भी पेपर होता है जैसे SSC का है, रेलवे का है, तो आप इन सब के पेपर को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी, गाइडलाइंस के लिए रख सकते हैं। अब चलते हैं मेन आंसर के लिए। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है मिलेट्स के ऊपर में, यानी कि आपको ये बताना है कि जो मिलेट्स है वो किस तरीके से हेल्थ और न्यूट्रिशनल सोसाइटी हमारी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ में और न्यूट्रिशनल सोसाइटी, सिक्योरिटी हमारी कंट्री के अंदर, नॉट सोसाइटी, इट्स सिक्योरिटी। तो इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम, मतलब इसमें हम टोटल 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए अगर हम मिलेट्स का मतलब होता है एक तरीके से जो मोटा अनाज टाइप में होता है, जैसे बाजरा हो गया, उसके रिगार्डिंग में पूछा है कि किस तरीके से वो हमारी कंट्री के अंदर में हेल्थ को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, अफोर्डेबल सुपर फूड फॉर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। फिर आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट इंडियाज जो डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन चैलेंजेस होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट रिसाइलेंट जो क्रॉप्स होते हैं फॉर फूड सिक्योरिटी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बूस्टिंग फार्मर इनकम, मिलेट्स कल्टिवेशंस के द्वारा, प्रमोशन थ्रू इंटरनेशनल रीऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की जो इंटेंटिव्स है जिसकी वजह से जो मिलेट्स कंजप्शन है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे जो इमर्जिंग ट्रेड्स यानी कि अर्बन जो डाइट्स थे किस तरीके से वहाँ पे जो मिलेट्स था उसका बढ़ावा हुआ। फिर हम देखेंगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी कि बाहर के देशों में जो निर्यात किया जाता है। उसके बाद हम कंक्लूजन यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट जो कि है रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स आपको क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई डेंस में क्या है न्यूट्रिशंस देखने को मिल जाएगा, जो कि जिसके अंदर आपको जैसे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, मिनरल जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें आपको क्या है मिलेट्स जैसे जो ग्रेन्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो जो कि वो हेल्प करते हैं किसमें, हमारे डाइजेशन, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डायबिटीज़ को मैनेज करने में। और जो हमारे अगर हम बात करते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है उसको भी कम करने में, उस रिस्क को हेल्प करता है कि हार्ट के रिगार्डिंग में जो भी डिजीज़ है हार्ट अटैक के रिगार्डिंग में, तो उसको कम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रागी की बात करते हैं यानी कि जो फिंगर मिलेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है कैल्शियम, और वो हमारी बोन की यानी कि हमारी हड्डियों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है ज़रूरी होता है। अगर हम बाजरा की बात करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड कराता है हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरीके से जो मिलेट्स होते हैं वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। दूसरा आपको देखने को मिलेगा अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि हर एक इंसान उसको क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं फूड, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फूड के जो रिगार्डिंग में चैलेंज आता है वो कौन पूरा करता है, हमारे जो मिलेट्स जैसे जो ग्रेन्स होते हैं वो। तो जो मिलेट्स जैसे जो मोटे अनाज जैसे जो फूड्स ग्रेन्स होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स के। तो जो मिलेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू अगर हम अदर ग्रेन्स जैसे चावल या हम वीट गेहूं की बात करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मेकिंग देम, ये जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है, एक्सेसिबल बन जाता है उन लोगों के लिए जिनकी लो इनकम क्या है काफ़ी ज़्यादा कम है।
फिर ये हेल्प करता है जो भी मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो जैसे अगर हम चिल्ड्रन या वुमेन की बात करते हैं तो आज के टाइम पे क्या है, जिनके अंदर में क्या है, ब्लड की कमी की वजह से जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी जो देखने को मिलता है, तो इस मिलेट्स ग्रेन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर में जो डबल बर्डन है मेल न्यूट्रिशन चैलेंजेस, उसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, खत्म करने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में अंडर न्यूट्रिशन और जो ओबेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेस किया जा रहा है। तो मिलेट्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एक बैलेंस डाइट का एक अच्छा, हमें एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, तो जिसकी वजह से हम इसे क्या कर सकते हैं, इजिली टैकल कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाए गए, जैसे पोषण अभियान, तो इसमें प्रमोट किया गया था जो भी मिलेट बेस्ड जो मील होते हैं किसके अंदर, मिड डे मील स्कीम के अंदर में। तो जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन के अंदर में जो मेल न्यूट्रिशन से जो कुपोषण है उसको क्या किया जा सके, टैकल करके खत्म किया जा सके, मतलब ट्रैक करके खत्म किया जा सके। फिर आता है क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप्स फॉर फूड सिक्योरिटी। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मिलेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम कॉस्ट पे होती है। इनमें पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, लागत कम लगता है, मतलब जो फार्मर्स उसको जब ग्रो करता है तो उसको कम कम कैपिटल खर्च करना पड़ता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा रेसिस्ट टू पेस्ट एंड डिजीज। इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, कीटाणु होते हैं, वो अच्छी तरीके से नहीं उग पाते हैं, वो कम होते हैं उसमें। तो जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम ज्वार की बात करते हैं और कोडो मिलेट की बात करते हैं, ये काफ़ी जल्दी अच्छी तरीके से क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। ड्रॉबेड पॉन रीजन, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है। और ये इंश्योर करता है कि जो भी स्टेबल फूड सप्लाई है उसको स्टेबल करने के लिए भी अपना हेल्प कर, मतलब उसमें भी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपको पॉइंट देखने को मिलेगा बूस्टिंग फार्मर इनकम थ्रू मिलेट कल्टीवेशन। यानी कि देखिए मिलेट्स की बात करते हैं, एक तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड पे क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, इसमें काफ़ी लो इनपुट कॉस्ट होते हैं। लो इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो काफ़ी कम किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं, छोटे किसान और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। यानी कि कम लागत में ये क्या करते हैं, इसको इजीली ग्रो कर पाते हैं और इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर हम जैसे कुछ इंटेंटिव्स की बात करते हैं, जैसे उड़ीसा के द्वारा क्या है, मिलेट मिशन स्टार्ट किया गया था। मेन रीज़न क्या था कि इसमें जो फार्मर्स थे उनको इनकरेज किया जा सके मिलेट फार्मिंग में, और उनकी जो प्रोडक्शन है और मार्केट एक्सेस में क्या किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। उसके बाद आता है प्रमोशन थ्रू इंटरनेशनल रीऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है, जो मिलेट जैसे जो क्रॉप्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा और मान्यता दी जा रही है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था। और इसमें हमारी कंट्री क्या करती है, एक लीडर की तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंट्री की जो मिलेट्स कंजप्शन है और जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 पे आती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी कंट्री में ग्रो किया जाता है। तो हमारी कंट्री क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा मिलेट्स का, जो कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे वो कितना 41% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, अकॉर्डिंग टू 2023 डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इंटेंटिव्स टू बोट मिलेट्स कंजप्शन। यानी कि सरकार के द्वारा भी क्या है, कुछ पहल किया गया है किसके लिए, मिलेट कंजप्शन के लिए। जैसे अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा कि जो मिलेट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए, फार्मिंग और कंजप्शन दोनों के लिए प्रमोट करने की बात इसमें कही गई थी, मतलब दोनों को प्रमोट करना है। मिलेट क्या करता है, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने में हेल्प करता है, किसके लिए, जो भी सोसाइटी के अंदर में पुअर सेक्शंस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा किसके लिए, मिलेट्स के लिए। उसके बाद आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन डाइट। यानी कि आज के टाइम पे क्या है कि अर्बन एरिया में कि लोगों की जो डाइट है, यानी कि अर्बन एरिया में ज़्यादा मोटापा सब होने की वजह से वहाँ पे न्यूट्रिशंस को लेकर के जागरूकता होने की वजह से हेल्थ के लिए, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि जो मिलेट जैसे जो ग्रेन्स है उसकी डिमांड अर्बन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से क्या है, आपको
काफ़ी ब्रांड्स ऑफरिंग देखने को मिलेंगे जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्नैक्स, फ्लावर देखने को मिलेगा, और जो वेवर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका मिलेट स्टार्टअप्स होते हैं जैसे सोलो फूल, मन्ना, ये सारे क्या हैं, ऐसे फूड्स आइटम हैं जो कि अर्बन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी कि जो मिलेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ग्लोबल लेवल पे हेल्थ कॉन्शियस के वजह से क्या है, ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया क्या करता है, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो वो मिलेट को क्या करता है, 12%, 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे वो 12% एक्सपोर्ट करता है, यानी कि 12% में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, जो कि हमारी इकोनॉमिक के में भी क्या करते हैं, इकोनॉमिक और फूड सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, कर्नाटका केसरा भागवा स्कीम की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, मिलेट्स को स्कूल के मिल्क प्रोग्राम में भी एड्रेस किया गया था, ताकि जो भी मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि ऐसे बच्चे जो कुपोषण से पीड़ित हैं, उनको क्या किया जा सकेगा, मिलेट्स के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, चिल्ड्रन के हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, जो मिलेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हेल्थ में, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी में, जो कि हमारी कंट्री के अंदर में एक चैलेंज है फूड को लेकर के, क्योंकि आज भी फूड बहुत सी ग्रुप पीपल्स के लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल नहीं है। तो इस चैलेंज को जो चैलेंज है हमारी कंट्री के सामने, हम इसमें इसको सॉल्व आउट करने के लिए, इससे निपटने के लिए मिलेट्स जैसे जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, और रूरल अगर कहाँ के अंदर में, अब मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो लोगों का जीवन यापन होता है, जो जीवन जीते हैं आजीविका, उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इंक्रीज पॉलिसी सपोर्ट और अवेयरनेस कैंपेन की वजह से हम बात करें तो आज ये काफ़ी ज़्यादा क्या एम्पलीफाई और इसकी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें क्या मिला है, लाभ मिला है, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये था अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा गया था, यही था मेन आंसर। आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है, या मेरे से कोई सीनियर टीचर्स फैकल्टी देख रहे हैं या कैंडिडेट हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उन स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस का काम कर सकेगा जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।